हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट से स्टार्ट करने वाले हैं और ये हमारा लेक्चर 3 होने वाला है। ठीक है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। दो इवेंट्स को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कब कहेंगे? अगर वो दोनों एक साथ अक्कर ना करें। ठीक है, जैसे हम एक रैंडम एक्सपेरिमेंट ले लेते हैं कोई, और उसके हमने दो इवेंट्स ले लिए, इवेंट ए और इवेंट बी। ठीक है, तो इनको हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कब बोलेंगे? ठीक है, डेफिनेशन लिख लेते हैं। टू इवेंट्स A and B are said to be mutually exclusive if they can't occur simultaneously। ठीक है, अगर वो एक साथ ना आए तो हम दोनों इवेंट्स को क्या बोल देंगे कि ये दोनों इवेंट्स क्या हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। जैसे एक तरफ देख लीजिए, रैंडम एक्सपेरिमेंट हमने ले लिया, टॉसिंग ऑफ अ कॉइन। ठीक है, अगर ए इवेंट हम ले लेते हैं गेटिंग अ हेड, और बी इवेंट हम ले लेते हैं गेटिंग अ टेल। तो इसमें हम ए और बी को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोल सकते हैं। लेकिन जैसे ही अगर हम दूसरा अपना एग्जाम्पल ले लें, जिसमें हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या ले लिया, टॉसिंग ऑफ टू कॉइन्स टुगेदर। अब दो कॉइन्स को एक साथ हमने टॉस करना है, तो उसमें हमारा ए इवेंट हमने लिया है गेटिंग अ हेड ऑन फर्स्ट कॉइन, और बी इवेंट में हम अगर ले लेते हैं गेटिंग अ टेल ऑन सेकेंड कॉइन। ठीक है, तो यहां ध्यान दीजिए, इस वाले एग्जाम्पल में हमने टॉसिंग ऑफ अ कॉइन लिया और ए और बी में गेटिंग अ हेड गेटिंग अ टेल ले लिया। यहाँ पे ए और बी को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोला जाएगा, क्योंकि इन दोनों के आने के जो चांसेस हैं वो एक साथ नहीं है। क्योंकि अगर हम एक कॉइन को टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों तो एक साथ आ ही नहीं सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं, जिसमें हमने क्या लिया, टॉसिंग ऑफ टू कॉइन्स टुगेदर, तो अगर ए में गेटिंग अ हेड ऑन फर्स्ट कॉइन है, तो दूसरे में गेटिंग अ टेल ऑन सेकेंड कॉइन के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और इसी तरह इस एग्जाम्पल में हम लिखेंगे कि ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। आई होप आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट समझ में आ गया होगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट को हम तब बोलेंगे जब वो एक साथ ना आए। ठीक है,
अगर एक साथ आने की कंडीशन बन जाएगी तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं कहलाएंगे। ठीक है, अब एक चीज हम रिकॉल कर लेते हैं। हमने पढ़ा था कि जो हमारे ए और बी इवेंट्स थे हमने लिए, उनको हम एग्जॉस्टिव बोलेंगे। ठीक है, अगर ये हमारे पास एग्जॉस्टिव गिवन है, ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था कि ए यूनियन बी जो है वो एस के इक्वल हो जाता है, और इसकी जो प्रोबेबिलिटी आती है ए यूनियन बी की, वो हमारी 1 के इक्वल आ जाती है। ये हम रिकॉल कर रहे हैं, ये हम लास्ट वीडियो में पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, तो इसी तरह से सेम अगर ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो पाई के इक्वल आता है, और इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है ए इंटरसेक्शन बी की, वो हमारी 0 के इक्वल आ जाती है। तो ये दोनों चीज़ें हमने याद रखनी है, ये हमारे क्वेश्चंस में काम आती हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने कंक्लूजन बनाया कि इवेंट्स जो हैं वो हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो सकते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव भी हो सकते हैं। ठीक है, और एक तरफ हम यह भी बोल सकते हैं कि इवेंट्स आर एग्जॉस्टिव बट नॉट एक्सक्लूसिव। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल हम कर लेते हैं। जैसे इसमें अगर हम एग्जाम्पल करेंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट हमने ले लिया, रोल अ डाइस। ठीक है, अगर डाइस को रोल करेंगे तो क्या बनेगा, सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अगर ए इवेंट हमने ले लिया, गेटिंग एन इवन नंबर, इसमें क्या आएगा 2 4 6। ठीक है, और अगर बी में ले लिया हमने, गेटिंग एन ओड नंबर, ठीक है, तो इसमें आएगा 1 3 5, राइट। ठीक है, तो जैसे ही हम ए इंटरसेक्शन बी करेंगे और ए यूनियन बी करेंगे, तो हम ये पाएंगे कि ये दोनों जो हैं वो एग्जॉस्टिव भी हैं और एक्सक्लूसिव भी हैं। ठीक है, आप ये करके देखिएगा, ए यूनियन बी जो है वो हमारा एस के इक्वल आएगा, और ए इंटरसेक्शन बी जो है हमारा वो 5 के इक्वल आएगा, राइट। इसका एग्जाम्पल भी मैं बता देती हूँ, जिसमें इवेंट्स एग्जॉस्टिव तो होंगे लेकिन एक्सक्लूसिव नहीं होंगे। ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट सेम ले लो, रैंडम एक्सपेरिमेंट में ले लिया रोल अ डाइस, ठीक है, जिसमें सैंपल स्पेस सेम बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। ठीक है, ए में हम ले लेते हैं गेटिंग अ नंबर लेस एन इक्वल टू 3। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा 1 2 3। ठीक है, और अगर बी इवेंट हमने ले लिया, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 2, तो इसमें क्या आएगा 3 4 5 6। तो जैसे ही हम ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो वो 5 के इक्वल नहीं आएगा, तो ये एक्सक्लूसिव नहीं हुआ, और ए यूनियन बी करेंगे तो वो एस के इक्वल आ जाएगा, तो वो हमारा एग्जॉस्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये हमने कंक्लूजन निकाला था। राइट, अब इसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपने इंडिपेंडेंट इवेंट्स की। ठीक है,
तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स कैसे इवेंट्स होंगे, नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगे। ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। जैसे डेफिनेशन हम इसकी थोड़ा बाद में देखते हैं, सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे हमें इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब समझ में आ जाए कि हम इवेंट्स को इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, अच्छा रैंडम एक्सपेरिमेंट में ले लो, ड्राइंग 2 balls one by one from a bag, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब कि अगर हमने बैग से एक बॉल निकाल लिया तो उसको दोबारा उसमें रिप्लेस नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे एक बैग ले लिया हमने, ये हमारे पास बैग है, इसमें हमने मान लो 3 रेड बॉल्स रखे हैं और 4 जो है हमारे ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर ए इवेंट हमने लिया है जिसमें हमने लिया गेटिंग अ रेड बॉल इन फर्स्ट ट्रायल। ठीक है, फर्स्ट ट्रायल में रेड बॉल का और बी गेटिंग अ ब्लैक बॉल इन सेकेंड ट्रायल। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम जनरली ये पूछें कि हमने 2 बॉल्स निकालने हैं एक बैग में से, अभी विदाउट रिप्लेसमेंट को रहने दो। ठीक है, तो हमने क्या करना था, यहाँ पे 2 बॉल्स निकालने हैं एक बैग में से। ठीक है, तो पहला हमने क्या करना था कि रेड बॉल की जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो कितनी आनी थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है हमारी आ जाएगी, टोटल कितने हैं इसमें 7, और हमने निकालनी है रेड की तो 3/7 आ जानी थी। ठीक है, और अगर हम इसी तरह से बी की निकालते प्रोबेबिलिटी तो बी की प्रोबेबिलिटी क्या आ जानी थी, टोटल फिर से 7 ही होने थे क्योंकि यहाँ पे कोई रिप्लेसमेंट का केस अभी नहीं ले रहे हैं। ठीक है, 7 और यहाँ पे आ जाते ब्लैक 4। ठीक है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट आ गया, तो विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि हमने एक बॉल अगर निकाल ली है तो उसको दोबारा बैग में रिप्लेस नहीं करना है। तो देखो इसमें क्या हो जानी थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि टोटल सबसे पहले बैग में 7 ही होंगे और रेड जो है वो हमारे पास 3 है। और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है वो हमारी क्या हो जाएगी, क्योंकि हमने एक बॉल निकाल लिया है पहले तो उसको रिप्लेस नहीं किया, तो यहाँ पे 6 और ब्लैक की पूछी है तो ब्लैक बॉल कितने हैं बैग में 4। तो ये, तो इस तरह से हमने ये देखा कि विदाउट रिप्लेसमेंट वाला जो केस होता है वो डिपेंड करता है, क्योंकि ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पे डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे लिख लेना एक चीज कि अगर विदाउट रिप्लेसमेंट लिखा है तो वो हमारा आ जाएगा डिपेंडेंसी वाला केस, डिपेंडेंसी। ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट में डिपेंडेंसी, और अगर विद रिप्लेसमेंट है तो वो आ जाएगा हमारा इंडिपेंडेंट, तो वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगा। राइट, तो अब इसकी हम डेफिनेशन भी लिख लेते हैं क्योंकि डेफिनेशन भी हमें पता होनी चाहिए। कई बार जो है वो वर्ड टू वर्ड भी हमें आ जाता है तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स की डेफिनेशन है। ठीक है, तो डेफिनेशन के लिए हम लिखेंगे इवेंट्स ए
and B are said to be independent if occurrence or non-occurrence of one event is completely independent from the occurrence or non-occurrence of another event। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन होती है, ठीक है, कि इवेंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ occurrence and non-occurrence of one event is completely independent from the occurrence or non-occurrence of another event। ठीक है, इसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं लिखवा देती हूँ। इसमें क्या होता है, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो किसके इक्वल हो जाती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये चीज़ भी हमारी क्वेश्चंस में काम आने वाली है, तो इसको भी हमने याद रखना है। ठीक है, इसका मतलब यही है कि ए एंड बी आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स इफ probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B। ठीक है, ये भी हमने याद रखना है, क्वेश्चंस में ये यूज हो जाता है। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट। और एक चीज मैं आपको बताना भूल गई, जब हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव का कॉन्सेप्ट किया तो यहाँ पे लिख लो उसका पॉइंट बना के, इफ A and B are both mutually exclusive and exhaustive, तो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किसके इक्वल आ जाता है, 1 के इक्वल आ जाता है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स जो लिखवाए हैं ये ध्यान में रखने हैं। ठीक है, इसके बाद अच्छा, ये जो हमने सब कुछ किया इसको मैं एक बार फिर से आपको लिखवाती हूँ अच्छे से। ये पॉइंट्स आपने एक पेज पे लिख लेने हैं एक साइड, ताकि जब भी आप इकट्ठा इसको पढ़ो तो एक साथ ये सारे पॉइंट्स आ जाएं, क्योंकि ये चीज़ें जो है वो ये क्वेश्चंस में काम आती हैं। तो देखो पॉइंट्स बना के लिख लेना। फर्स्ट पॉइंट में लिख लेना, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात हो तो इसमें क्या होता है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 5 के इक्वल आ जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट में लिख लेना कि अगर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव हैं इवेंट्स तो हमारे पास क्या होगा कि ए यूनियन बी जो है वो हमारा एस के इक्वल आ जाता है, और प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है ए यूनियन बी की 1 के इक्वल। ठीक है, थर्ड पॉइंट में देखना, अगर इंडिपेंडेंट की बात आ गई, इंडिपेंडेंट, ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल आ गई। ठीक है, और हमने जो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव वाला किया ना लास्ट में, ये वाला सेकंड पॉइंट, तो इसको हम देख भी सकते हैं कि ये कैसे आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो 1 के इक्वल कैसे आया। देखो, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम पॉइंट 1 and 2, 1 and 2 से हमें क्या पता चला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये फॉर्मूला लिख लेते हैं सबसे पहले, हमें फॉर्मूला पता होता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड से ये तो 0
हो गया, और ये किसके इक्वल हो जाता है 1 के इक्वल। तो हमारे पास क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इसके इक्वल आ गया 1 के इक्वल आ गया ये। ठीक है, तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब इसी पे बेस एक हम क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास गिवन है 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास गिवन है p, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी भी हमारे पास गिवन है 0.6, और हमें ये भी बोला गया है कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे हम जो इंडिपेंडेंट वाला फॉर्मूला है वो यूज करेंगे। तो हमने p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऑप्शंस भी गिवन है इसमें 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, उसी फॉर्मूला में से। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो जो चीजें हमें पता है वो हम लिख सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर इंडिपेंडेंट हमें पता है, इंडिपेंडेंट गिवन है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे वैल्यू फिल कर रही हूँ। ए यूनियन बी की है 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है p, और यहाँ पे मैं डायरेक्ट फिल कर रही हूँ इसकी जगह, माइनस करके क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.4 इंटू p। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ये इस तरफ चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा 0.2 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे p कॉमन, तो 1 माइनस 0.4 विच इज इक्वल टू 0.6 p। तो p की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी 2.6 विच इज इक्वल टू 1/3। तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, फॉर्मूला यूज होगा, उसमें लिखा होगा इंडिपेंडेंट, तो हम इंडिपेंडेंट वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। अगर लिखा होगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो वो वाला कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट एक और चीज हम कर लेते हैं इसमें, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। ठीक है, कि किसी इवेंट का अगर कॉम्प्लीमेंट हमने लेना हो तो कैसे लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट ई। ठीक है, और इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, या तो ई के ऊपर डैश या फिर ई के ऊपर सी लिखा होगा। ठीक है, क्या लिखेंगे इसमें, इट कंसिस्ट्स ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स, इसमें वो सारे एलिमेंट्स होंगे सैंपल स्पेस के विच डज नॉट बिलोंग्स टू ई, जो ई को बिलोंग नहीं करेंगे। ठीक है, वो ई कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। जैसे अगर सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और ई इवेंट हमारे पास है 1 3 5, मतलब हमने ओड नंबर्स ले लिए। ठीक है, तो ई कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 2 4 6। ठीक है, सिंपल है ये तो। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आप यहाँ पे लिख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट जो है वो हमेशा 1 के इक्वल आता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं क्वेश्चंस में। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू, इसको इस साइड लेके जाओ, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये इसी से निकल के आया है, इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट जो है वो हमारा 1 के इक्वल होता है। अब हम बाकी जो भी करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक का लेक्चर समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन।